गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 के व्याकरण की पुस्तक के दूसरे अध्याय वर्ण विचय के विषय में बात करेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? सबसे पहले वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और अधिक गण नहीं किए जा सकते। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है कि जब हम हिंदी लिखते हैं तो हिंदी लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है, और वो चिन्ह कौन से होते हैं, कहाँ से आए हैं, उसका अध्ययन हम कहाँ करते हैं, उस सब विषय के विषय में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला है, जैसे हम अंग्रेज़ी में अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, ऐसे ही हिंदी में हम उसे वर्णमाला कहते हैं। अंग्रेज़ी के जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो ए से जेड तक 26 होते हैं, और हमारी हिंदी की जो वर्णमाला होती है उसमें अ से स्वर की शुरुआत अ से लेकर श्र व्यंजन तक टोटल 12 वर्ण होते हैं। अब देखिए, आप हिंदी की वर्णमाला 2 भागों में विभाजित की गई है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर और व्यंजन, जिसे स्वर जो एक स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं और जिनका उच्चारण जो होता है वो मात्रा के रूप में होता है। व्यंजन ऐसी ध्वनियाँ हैं जो स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं। ठीक है, अब टोटल संख्या जो हमारी स्वर और व्यंजन की हुई वो होती है 52। स्वर और व्यंजन क्या है? जैसा कि देखिए, आप सभी जानते हैं, जैसा मैंने बताया आपको अभी, स्वर का प्रयोग हम इकाइयों के रूप में करते हैं और यह स्वतंत्र इकाई है। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब इसके साथ ही हमारे देखिए यहाँ पे 2 नए आए हैं, एक है अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। अनुस्वार जहाँ ऊपर बिंदी लगी है, इसका प्रयोग करते हैं हम अंक की बिंदी के रूप में, माँ के रूप में और शब्द के बीच के रूप में। और जो दूसरे वाला है जिसमें 2 बिंदी का प्रयोग किया गया है, इसका प्रयोग जब हम करते हैं ये होता है विसर्ग के रूप में, इसे कहते हैं हम विसर्ग। ये शब्द के अंत में आता है और इसका उच्चारण जो होता है वह ह के रूप में होता है। जैसे देखिए यहाँ पे पुण्य और 2 बिंदी पुनः, अतः प्रातः, तो यहाँ पे दोनों का ही जो प्रयोग हो वो किसके रूप में हो? विसर्गों के रूप में। ऐसे ही एक और होता है अनुनासिक। अनुनासिक वो होता है जहाँ पे हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, जैसे हंसना, चांद, सांप, आँख आदि शब्द। अब आपने एक तो अनुस्वार पढ़ा, एक विसर्ग पढ़ा, और तीसरा एक जो मैंने आपको बताया उसे कहते हैं हम अनुनासिक, जिसका प्रयोग जो होता है वो होता है चंद्र बिंदु के रूप में। ठीक है, हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें क ख ग आदि वर्ण लिखे जाते हैं, जो आपके व्यंजन के देखे आपने व्यंजन की अपनी सारी वर्णमाला में देखी। इनका उच्चारण जो होता है वो हमें ध्यानपूर्वक करना होता है, क्योंकि ये हमेशा अस्वर की सहायता के साथ ही बोले जाते हैं। यदि हम अस्वर का प्रयोग इसमें नहीं करते तो ये अधूरे कहलाते हैं। देखिए, जैसे हमारे यहाँ अगले पेज पर त म प स, इनके नीचे एक छोटा सा चिन्ह लगाया गया है जिसे कहते हैं हल चिन्ह या हलंत व्यंजन। इसका अर्थ होता है कि ये वर्ण अपने आप में अभी अधूरे हैं। जब इनके साथ इसी के नीचे देखिए प्लस आ जमा आ हम कर देते हैं तो ये एक पूरा व्यंजन बनता है। त प्लस आ ता, पे प्लस आ प, तो ये बना हमारा एक पूरा व्यंजन, जिसके नीचे का जो ये हल चिन्ह है वो हट गया और ये अपने आप में एक पूरा व्यंजन बन गया। तो देखिए, स्वर जो होते हैं, दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ मैं, स्वर जो होते हैं वो एक स्वतंत्र इकाई हैं जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, और व्यंजन शब्द जो होते हैं, वर्ण जो होते हैं, वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। इसके बाद हमारे कुछ संयुक्त व्यंजन होते हैं और कुछ द्वित व्यंजन होते हैं। अब संयुक्त व्यंजन कौन से हमारे नीचे हमारी वर्णमाला में जो दिए गए हैं 4, श्र, त्र, ज्ञ और श्र, ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। अब ये कैसे बनते हैं इनके विषय में हम देखेंगे। देखिए, संयुक्त व्यंजन, जब किसी स्वरहीन व्यंजन का मेल स्वर युक्त किसी अन्य व्यंजन से होता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस श, क स्वरहीन, जिसमें स्वर का प्रयोग नहीं किया गया, और दूसरा स्वर सहित यानी स्वर युक्त, तब इन दोनों का जो योग हुआ तो हमारा बना श। जैसे श, क्षमा, रक्षा, कक्षा, भिक्षा आदि। इसी प्रकार से त प्लस र, त्र, जैसे पत्र, चित्र, त्रिनेत्र, त्रिशूल आदि शब्द। ज प्लस न, इससे बना हमारा यज्ञ, ज्ञानी, यज्ञ, ज्ञान, विज्ञान, ज्ञाता आदि शब्द बनते हैं। श प्लस रे, श्र, श्रम, श्रीमती, श्रमिक आदि। दे ये, इस हल शब्द का जो अर्थ है, इसका अर्थ है स्वरहीन, और दूसरे वाले शब्द का अर्थ है जिसमें हल चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है, स्वरयुक्त व्यंजन।
देखिए द, य, विद्या, विद्यालय, विद्यार्थी आदि। दे, थे, प्रसिद्ध, बुद्धिमान, बुद्धिहीन आदि शब्द। तो ये हैं हमारे 6 संयुक्त व्यंजन। कौन से 6 संयुक्त व्यंजन? श्र, शमिक, अज्ञ, ज्ञानी, देय, त्रिशूल और ध। ये है हमारे 6 संयुक्त व्यंजन। इसके बाद आते हैं हमारे द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन जब 2 व्यंजन एक साथ आते हैं और वे मिल जाते हैं तो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे देखिए, पहले ते, एक त के नीचे क्या है? हल चिन्ह, और दूसरे के नीचे नहीं है, यानी ये स्वरहीन है और ये स्वर युक्त है। तो दोनों को मिलकर आधा तय और पूरा तय। पत्ता, गत्ता, सत्ता आदि शब्दों का प्रयोग हम इस तरह से करते हैं। ऐसे ही ड, अड्डा, गुड्डा आदि शब्दों का प्रयोग हम इसमें भी करेंगे। क, पक्का, चक्का, मक्का, कक्का आदि बनते हैं। ल, लल्ला, बल्ला आदि शब्दों का प्रयोग इस तरह से होता है। अब देखिए, आपने इस पूरे अध्याय में अभी क्या पढ़ा? सबसे पहले वर्ण, दूसरा वर्णमाला, फिर स्वर और व्यंजन, उसके बाद अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, और इसके बाद पढ़ा संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहा जाता है? द्वित्व व्यंजन किसे कहा जाता है? तो आज का काम जो है हम वो यहीं पर रोकते हैं। अब आपको आज करना क्या है? दोबारा से अपने सेकंड चैप्टर को बहुत ध्यान से रीडिंग करनी है और जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उन सबको अच्छे से समझना है। कल हम करेंगे रे, फ्र का प्रयोग, वर्ण विच्छेद, वर्ण और चिन्ह, और बाकी का पूरा अध्याय, और साथ में कोशिश करेंगे हम अपना बुक वर्क भी करने की। तो आज के लिए बस इतना ही, और इस अपने टॉपिक्स को सबको आपको बहुत ध्यान से रिवाइज करना है।